Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Pushkar Tiwari. Today we are talking about financial management and corporate finance. That is unit number 1 of MBA second semester AKTU paper. Okay, so let's start. Corporate finance and its scope. First of all, understand what is corporate finance. Corporate finance क्या है? Corporate finance is all about managing the company's money to maximize the value and it's ensure that long term success. कहने का मतलब है कि कंपनी की मनी को मैनेज करना, उसकी वैल्यू को बढ़ाना, मैक्सिमाइज़ करना ताकि लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिल जाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉरपोरेट फाइनेंस। या कंपनी का फाइनेंशियल डिसीज़न को हैंडल करता है, या कंपनी के फाइनेंशियल डिसीज़न को हैंडल करता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट को, फंडिंग को एंड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, तो ओवरऑल समझने के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है कि यहाँ पर हम लोग कंपनी का जो पैसा होता है उसको मैनेज करते हैं और उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हमको डिसीज़न कैसे लेना है, ये सारी बातें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? कॉर्पोरेट फाइनेंस में। ओके, तो अभी देखते हैं क्या क्या स्कोप हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के। तो पहला स्कोप जो आता है वो है कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। इन्वेस्टमेंट डिसीज़न को कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीज़न को कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। डिसाइड करना है कि कहाँ पर हमको इन्वेस्ट करना है, हमको डिसाइड करना होता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, जैसे नए नए प्रोजेक्ट में, मशीनरी में या फिर एक्सपांसन में। वह क्या रिलेटेड है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड। ओके, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, मशीनरी में पैसे लगाना या फिर बिज़नेस को एक्सपांड करना, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। फिर फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या है कि यहाँ पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। यानी कि अभी हम लोग डिसाइड कर लिए हमको एसेट बाई करना है। अभी एसेट बाई करने के लिए हमारे पास पैसे भी होने चाहिए, तो वह पैसे कहाँ से आएंगे, इससे रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन। इसीलिए हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ते हैं कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का हम लोग पता लगा सकें कि कहाँ कहाँ से हमको पैसे मिल सकते हैं। आइदर हम लोग या फिर लोन से पैसे ले सकते हैं या फिर इक्विटी शेयर से पैसे मंगवा सकते हैं। फिर से सुनो, यहाँ पर हमको यह डिसाइड करना होता है कि कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। डेट से लेंगे, लोन लेकर के करेंगे या फिर शेयर इशू करके पैसे मंगवाएंगे। ओके, तो यह कहाँ पे आता है? फाइनेंसिंग डिसीजन में। तीसरा डिसीजन कौन सा है? डिविडेंड डिसीजन। अभी कंपनी के पास जितने भी प्रॉफिट होते हैं उसका कुछ हिस्सा हमको शेयर होल्डर को भी देना होता है, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, और कितना री इन्वेस्ट करना होता है। अभी कंपनी में क्या होता है कि कंपनी के पास जब कुछ प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपने पास रिटेन करके रख लेता है, जिसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, और कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अभी हमको कितना परसेंट हमको रिटेन करके रखना, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, इससे रिलेटेड हमको डिसीजन लेने होते हैं। वो कहाँ पर आता है? डिविडेंड डिसीजन में। ठीक, फिर से पढ़ते हैं। प्रॉफिट का कितना पार्ट शेयर होल्डर को देना है डिविडेंड में और कितना री इन्वेस्ट करना है। ओके, उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या रहता है कि डेली जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑपरेशंस के लिए हमको कैश का ज़रूरत पड़ता है। अभी चाय नाश्ता हो गया, जो कि बिज़नेस के अंदर में छोटे मोटे खर्चे हो गए। मशीन कम तेल का कमी पड़ गया है तो तेल मंगवाने के लिए हमको कुछ ना कुछ खर्चे चाहिए होते रहते हैं। या फिर लाइटिंग का खर्चा हो गया। फैक्ट्री में जो भी सुपरवाइज़र हो गए, वो लोग काम कर रहे हैं, उनके चाय नाश्ता की व्यवस्था के लिए तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ बिज़नेस में होती रहती हैं। तो उन एक्टिविटीज़ के लिए छोटे मोटे खर्चे लगते हैं, तो उन खर्चों को मैनेज करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। तो उसका पैसा के लिए हमारे पास लिक्विडिटी मेंटेन होनी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब है कि छोटा मोटा कैश हमको बिज़नेस के अंदर में होना चाहिए, ताकि डेली एक्टिविटीज़ को हम लोग रन कर सकें। ओके, विद द शॉर्ट टर्म मनी से। तो डे टू डे एक्टिविटीज़, डे टू डे ऑपरेशन के लिए कैश का ज़रूरत पड़ता है, इन्वेंट्री का ज़रूरत पड़ता है, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को मैनेज करने का। ओके, जितनी भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हो गई, किसी का छोटा मोटा उधार हो गया उसको पे करना हो गया, तो वो सारे
खर्चों को मैनेज करने का काम कहाँ पर आता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। ओके, उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या रहता है? फाइनेंशियल रिस्क, जैसे इंटरेस्ट रेट हमारे चेंजेस होते रहते हैं, करेंसी का फ्लक्चुएशन होता है, तो इन सब को कंट्रोल करना ही रिस्क मैनेजमेंट होता है। फाइनेंशियल रिस्क को कंट्रोल करना ही रिस्क मैनेजमेंट होता है। या क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी इधर कॉरपोरेट फाइनेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? इससे क्या रहता है? कंपनी की वैल्यू को बढ़ाता है। कंपनी की वैल्यू को बढ़ाता है। कंपनी की वैल्यू को बढ़ाने का मतलब है कि कंपनी के नेट वर्थ को बढ़ाना। उसके बाद क्या है? शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ करना होता है। शेयर होल्डर, देखो शेयर होल्डर पैसे लगाता है बिज़नेस में, शेयर होल्डर ओनर होता है बिज़नेस का, तो उसको कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए होना चाहिए डिविडेंड के फॉर्म में, तो उसके रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करने का काम कॉरपोरेट फाइनेंस की मदद से होता है। फिर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करता है। अभी कॉरपोरेट फाइनेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में भी हम लोग सोचेंगे ना कि कॉन्टीन्यूसली सक्सेस मिलती रहनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करता है कॉरपोरेट फाइनेंस। फिर से देखो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कंपनी की वैल्यू बढ़ाती है, और शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न मैक्सिमाइज़ करते हैं, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करता है। तो ओवरऑल ही हो गया। फिर से रिवाइज कर लेते। कॉरपोरेट फाइनेंस में क्या था? पैसे को मैनेज करना, पैसे को मैनेज करना, उसके बाद लॉन्ग टर्म सक्सेस इससे इंश्योर होता है, कंपनी की वैल्यू इससे बढ़ जाती है। ठीक, जैसे कि इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंडिंग हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो इससे रिलेटेड हो गया। फिर स्कोप में हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गए, प्लांट एंड मशीनरी जैसे परचेज़ करने का डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन पैसे कहाँ से आएंगे, डिविडेंड डिसीजन कितने पैसे डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डे टू डे एक्टिविटीज़, डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करना, जैसे कैश कहाँ से आएगा, इन्वेंट्री कहाँ से आएंगे, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। फिर रिस्क मैनेजमेंट आ गया। रिस्क मैनेजमेंट में क्या रहता है? फाइनेंशियल रिस्क को कंट्रोल करके रखना। ठीक, अभी हम लोग कॉरपोरेट गवर्नेंस और एजेंसी प्रॉब्लम को समझते हैं क्या है। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है? यह एक सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि कंपनी ट्रांसपेरेंट रहे और एथिकल तरीके से चलती रहे। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइड होते हैं। कहने का मतलब कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है? यहाँ पर इंश्योर करना होता है कि कंपनी ट्रांसपेरेंट तरीके से, एथिकल तरीके से चलती रहे। ट्रांसपेरेंट तरीके से, एथिकल तरीके से चलती रहे। दो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर में। पहला ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दूसरा एथिकल होने चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट और एथिकल तरीके से चलती रहे कंपनी, इसी को हम लोग कॉरपोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर में जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं और उनके जो भी मैनेजमेंट है, उन सब के रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिसाइड करते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस में। की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या रहता है कि इधर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम लोग क्लियर होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी मिस्टेक, कोई भी एरर्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी फ्रॉड ना होना चाहिए कंपनी के अंदर में। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी हम लोग करेंगे एकदम क्लियर वे में करेंगे। ठीक, तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए। फिर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैनेजमेंट और बोर्ड जवाबदेह होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए। कहने का मतलब है कि शेयर होल्डर बिज़नेस में पैसे लगाता है, बिज़नेस को कौन मैनेज करता है? हमारे मैनेजर साहब हो गए, और जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो मैनेज कर रहा है सब कुछ, तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा शेयर होल्डर को ना, कि कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी किस स्टेज में अभी है, तो ये सारी बातें हमको बताना पड़ता है शेयर होल्डर को। तो इसीलिए क्या है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कंपनी के अंदर में। फिर फेयरनेस। फेयरनेस में क्या रहता है? सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाते हैं। फेयरनेस का मतलब है कि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है कंपनी के अंदर में, बिज़नेस के अंदर में, तो उन सब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के काम यहाँ पर होता है कॉरपोरेट गवर्नेंस में। 3 टर्म याद रखना: ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस। ओके, अभी एजेंसी प्रॉब्लम क्या है?
एजेंसी प्रॉब्लम तब आती है जब कंपनी के मैनेजर यानी कि जो एजेंट हो गए अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए। एजेंसी प्रॉब्लम का मतलब यही सिंपल सा मतलब है कि शेयर होल्डर ओनर है, शेयर होल्डर ने पैसे दिए मैनेजर्स को ताकि आप हमारा बिज़नेस मैनेज करो, तो वहाँ पे मैनेजर ने बिज़नेस को मैनेज करने की बजाय वो पैसा अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज़ करने लगा ताकि ना कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए। तो इससे क्या है, एजेंसी प्रॉब्लम आती है। यानी कि जब दो पर्सन, एक शेयर होल्डर एक मैनेजर अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगते हैं, कहने का मतलब शेयर होल्डर अपने बिज़नेस के लिए पैसे दे रहा है लेकिन मैनेजर उसको अपने खुद के ज़रूरतों के लिए पैसे इन्वेस्ट करने लगता है, तो उससे क्या रहता है कि एजेंसी प्रॉब्लम आती है। ठीक, एजेंसी प्रॉब्लम आती है। तो यह प्रॉब्लम तब आती है जब कंपनी के मैनेजर यानी कि एजेंट अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनेजर अपनी सैलरी या पर्क्स बढ़ाने के लिए अननेसेसरी एक्सपेंस करता है तब, जो कंपनी के प्रॉफिट को हार्म करे। सल्यूशन क्या है एजेंसी प्रॉब्लम का? इंसेंटिव, मैनेजर को स्टॉक ऑप्शन या परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस देना। अभी बिज़नेस को मैनेज करने का काम मैनेजर साहब लोगों का है, मैनेजर लोगों को बोनस चाहिए होता है। अभी वो लोग बोनस नहीं मिलेगा, इंसेंटिव ना मिलेगा तो वो लोग अच्छे से काम नहीं परफॉर्म करेंगे। ओके, फिर मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग ज़रूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिटर से रेगुलर चेकिंग करवाते रहना। देखो, ऑडिट ज़रूर होता है, हर एक कंपनी का मैंडेटरी है। ओके, तो वहाँ पर क्या रहता है कि या इसलिए ऑडिट कराया जा रहा है ताकि एजेंसी प्रॉब्लम ना आए। ठीक, एजेंसी प्रॉब्लम ना आए इसीलिए ऑडिट कराया जा रहा है, रेगुलर चेकिंग इसीलिए हो रही है ताकि एजेंसी प्रॉब्लम ना आए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर से रेगुलर चेकिंग होती रहती है, मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है, यही सल्यूशन है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है कि क्लियर एग्रीमेंट जो मैनेजर के डिसीज़न को अलाइन करे शेयर होल्डर के गोल से। कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है, क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए जो मैनेजर के डिसीज़न को अलाइन करे शेयर होल्डर के गोल से। शेयर होल्डर का ने पैसा लगाया क्योंकि शेयर होल्डर का कुछ ना कुछ गोल है कि हमको बिज़नेस को मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक, तो बिज़नेस को मैक्सिमाइज़ करना एक गोल हो गया। ठीक है, तो उस गोल को अलाइन करना मैनेजर के इंटरेस्ट के साथ में ताकि शेयर होल्डर का गोल अचीव हो जाए। तो इसीलिए पहले से क्लियर एक एग्रीमेंट बना करके रख लो मैनेजर के साथ में। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आईएमसी याद करने लगना है इसके सल्यूशन के लिए। आईएमसी यानी कि आई से इंसेंटिव, एम से मॉनिटरिंग और सी से कॉन्ट्रैक्ट। अभी थर्ड पॉइंट क्या है, कॉरपोरेट वैल्यूएशन मॉडल। कॉरपोरेट वैल्यूएशन मॉडल क्या है? कंपनी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कंपनी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यह मॉडल्स हेल्प करता है कि कंपनी का वर्थ कैसे कैलकुलेट करना है, कंपनी का वर्थ, नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहला मेथड कौन सा है, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल मतलब क्या रहता है, यहाँ पर कंपनी के टोटल एसेट से टोटल लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाली जाती है, यानी कि टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज़। इससे क्या रहता है, कंपनी की वैल्यू पता लगती है, कंपनी की वैल्यू पता लगती है। ठीक, तो क्या है, फिर से आप देख लो, एसेट टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे, इससे हमको कंपनी की वैल्यू पता लगेगी। ठीक है, तो यही है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल का पहला मॉडल, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल। फार्मूला क्या है, NAV, नेट एसेट वैल्यू इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज़। इस मॉडल का कब यूज़ होता है, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही हो या फिर एसेट हैवी बिजनेस हो जैसे रियल इस्टेट, तब वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। रियल इस्टेट यानी कि जहाँ पर लैंड का सेल्स एंड परचेज हो रहा हो। ठीक, एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी के एसेट 100 करोड़ हैं और लायबिलिटीज़ 40 करोड़ है तो NAV हमारा कितना आएगा, 60 करोड़ रुपीज़। नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू। ओके, नेट एसेट वैल्यू, अगर कंपनी के एसेट 100 करोड़ हैं और लायबिलिटीज़ 40 करोड़ रुपीज़ हैं तो NAV हमारा कितना आएगा, 60 करोड़ रुपीज़।
तो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल में सिंपल से याद रखना, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज़। फिर अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल क्या रहता है? अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल में कंपनी के फ्यूचर अर्निंग्स या प्रॉफिट के बेसिस पे वैल्यू कैलकुलेट होती है। कंपनी के फ्यूचर अर्निंग्स या प्रॉफिट के बेसिस पे वैल्यू कैलकुलेट होती है। पॉपुलर मेथड क्या है? प्राइस टू अर्निंग मेथड, यानी कि पी रेशियो हमको निकालना होता है। पी रेशियो कैसे निकालते हैं? कंपनी की वैल्यू निकालने के लिए हमको अर्निंग इनटू पी रेशियो करना पड़ता है, प्राइस टू अर्निंग। ओके, कब यूज़ करते हैं? जब कंपनी के कंसिस्टेंट प्रॉफिट होते हैं, जैसे इस्टेब्लिश फर्म हो गया, तब वहाँ पर हम लोग अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं। अर्निंग इनटू पीई रेशियो करना है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो करना होता है। पॉपुलर मेथड, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का एनुअल प्रॉफिट है 10 करोड़ रुपीज़ और इंडस्ट्री का पीई रेशियो 15 है, तो 10 इंटू 15 कर देंगे तो हमारा 150 करोड़ रुपीज़ हमारा वैल्यू निकल करके आ जाएगा। कंपनी का कीमत कितना है? पूरी कंपनी की कीमत कितनी है? 150 करोड़। कैश फ्लो बेस्ड मॉडल, फिक्स डिस्काउंट कैश फ्लो, डीसीएफ मॉडल बोलते हैं इसको हम लोग, डीसीएफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस्ड मॉडल क्या है? कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट करना, वैल्यू निकाली जाती है। यानी कंपनी का जितना भी फ्यूचर में कैश फ्लो होगा, यानी कि जितनी भी अर्निंग्स होंगी कंपनी को, उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके वैल्यू निकाली जाती है। अभी फ्यूचर में कितना अर्निंग होगा तो उसके करने में आज की वैल्यू निकाल करके लेते हैं, बिकॉज ऑफ टाइम डेवलपमेंट फिफ्टीन देता है ना। तो अगर हम लोग पहले से पता लगा करके रखेंगे कि फ्यूचर में इतना प्रॉफिट हो रहा है, उसकी वैल्यू आज कितनी है, तो हमको इन्वेस्ट करने में हेल्प होगा। ठीक, तो कैश फ्लो बेस्ड मॉडल होता है, यहाँ पर यूज होता है ठीक कंपनी की वैल्यू निकालने के लिए। कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके वैल्यू निकाली जाती है। पहला स्टेप कौन से स्टेप हैं इसके? फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट करो कि फ्यूचर में कितने कैश फ्लो हो रहे हैं, एस्टिमेशन करो कि फ्यूचर में कितने कैश फ्लो हो रहे हैं। फिर उनको डिस्काउंट रेट सेट करना होता है। डिस्काउंट रेट का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या रहता है कि कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग रिटर्न फ्रॉम द शेयर होल्डर, यानी कि शेयर होल्डर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है रिटर्न फ्रॉम द देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो इसके अंदर क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, तो डिस्काउंट रेट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड करना होता है। फिर प्रेजेंट वैल्यू हमको कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला यूज करके, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, कैश फ्लो अपॉन 1 प्लस आर, आर से क्या डिस्काउंट रेट, अपॉन होल में कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बेनिफिट कितना है। ठीक, तो इसको कैलकुलेटर की मदद से इजीली हम लोग निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक, तो कैश फ्लो बेस्ड मॉडल क्या है कि कैश फ्लो के फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। क्या है इससे? फ्यूचर कैश फ्लो को एस्टिमेट करना होता है, डिस्काउंट रेट यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर हम लोग डिसाइड करते हैं, और इसका फॉर्मूला है पी वी इक्वल टू सी एफ यानी कैश फ्लो अपॉन 1 प्लस आर टू दी होल पावर एन। कब यूज़ करते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली जब भी स्टार्टअप की बात होती है या फिर ग्रोइंग कंपनी की बात होती है, तब हम लोग या मेथड यूज़ करते हैं कैश फ्लो बेस्ड मॉडल। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का नेक्स्ट 5 साल के कैश फ्लो 20 करोड़ रुपीज़ है, कंपनी के नेक्स्ट 5 साल का कैश फ्लो जो है वो 20 करोड़ रुपीज़ एनुअली है और डिस्काउंट रेट 10% है, तो डीसीएफ कैलकुलेट करना पड़ता है वैल्यू निकालने के लिए, कंपनी का वैल्यू निकालने के लिए। अभी दूसरा मेथड यानी कि चौथा मेथड कौन सा है?
चौथा मेथड हमारा है CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इसको हम लोग बोलते हैं। क्या है यह मॉडल? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन द रिस्क, यानी कि यहाँ पर रिस्क के बेस पे हम लोग कंपनी की वैल्यू पे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पर कितना रिटर्न आ रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं इधर CAPM मॉडल यूज करके। यह मॉडल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन द रिस्क। रिस्क के बेसिस पे कितना रिटर्न मिल सकता है इन्वेस्टमेंट पे, उसको हम लोग CAPM मॉडल में यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है जैसे RF प्लस बीटा, बीटा देन मार्केटिंग रिटर्न, यानी कि मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट को माइनस करना पड़ेगा ठीक मार्केट रिटर्न से, तब यह फॉर्मूला बनता है कैपिटल एसेट मॉडल। रिस्क फ्री रेट अगर गवर्नमेंट का बॉन्ड का रिटर्न जैसे 7% है और बीटा स्टॉक का मार्केट रिस्क मेजर। देखो रिस्क को मेजर करने का काम क्या है? रिस्क को कैसे मेजर करते हैं? बीटा की मदद से। फिर मार्केट रिटर्न, मार्केट रिटर्न क्या है? स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न होता है, स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न होता है। कब यूज करते हैं इसको हम लोग? इक्विटी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट या फिर रिक्वायर्ड रिटर्न निकालने के लिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट या फिर रिक्वायर्ड रिटर्न को निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर रिस्क फ्री रेट हमारा 5% है, मार्केट रिटर्न 12% है और बीटा हमारा 1.2 है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा? 5 प्लस 1.2 ब्रैकेट में 12 माइनस 5 कर देंगे तो हमारा 13.4% आ जाएगा। अभी पांचवा मेथड क्या है? कंपनी के नेटवर्क को निकालने के लिए, इस कंपनी के नेटवर्क को निकालने के लिए आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी यानी कि APT हमको निकालना पड़ता है कंपनी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या है? CAPM का एडवांस वर्जन है जो मल्टीपल फैक्टर्स के बेसिस पे रिटर्न कैलकुलेट करता है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग एक एडवांस वर्जन है CAPM मॉडल का जो मल्टीपल फैक्टर्स यूज़ करता है। वहाँ पर हम लोग सिर्फ रिस्क फैक्टर यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स का यूज़ करके हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करके रखते हैं ठीक। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस सिग्मा यानी कि समीशन बीटा इंटू आई इंटू फैक्टर सेंसिटिविटी। ओके, फैक्टर सेंसिटिविटी। ओके, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू रिस्क माइनस रिस्क फ्री रेट प्लस सिग्मा ब्रैकेट में बीटा इंटू आई इंटू फैक्टर सेंसिटिविटी। ओके, कब यूज़ करते हैं? कॉम्प्लेक्स मार्केट में यूज़ करते हैं जहाँ पर मल्टीपल रिस्क अफेक्ट करते हैं रिटर्न्स को। कब यूज़ करते हैं? जब कॉम्प्लेक्स मार्केट में जहाँ मल्टीपल रिस्क अफेक्ट करते हैं रिटर्न्स को। एडवांटेज क्या क्या है? CAPM से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है यह, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। फिर क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एनालिसिस करते हैं हम लोग कंपनी की वैल्यू निकालने के लिए। यह मेज़र करता है कि कंपनी कितना इकोनॉमिक प्रॉफिट जनरेट कर रही है आफ्टर कवरिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यह मेज़र करता है कि कंपनी कितना इकोनॉमिक प्रॉफिट जनरेट कर रही है आफ्टर कवरिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला इसका है ये है कि EVA इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स NOPAT माइनस ब्रैकेट में कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल जितना इन्वेस्ट कर रखा हुआ है इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल NOPAT यानी कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 करोड़ रुपीज़ है। कैपिटल इन्वेस्ट हम लोग ने कर रखा हुआ है 200 करोड़ रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा 10% है। तो EVA कैसे निकलेगा? 50 माइनस 200 इंटू 0.10 ब्रैकेट में हमारा कितना आ जाएगा? 30 करोड़ रुपीज़ आ जाएगा EVA मेथड से। तो यह हो गया 6 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द कंपनी
वैल्यू। फिर इंट्रोडक्शन टू स्टार्टअप फाइनेंस क्या है। स्टार्टअप फाइनेंस क्या होता है, या स्टार्टअप फाइनेंस के लिए फंडिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टडी होता है। या स्टार्टअप के लिए फंडिंग करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टडी है। स्टार्टअप के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसीलिए उन्हें स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीज़न लेने पड़ते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूज़न ये है कि स्टार्टअप एक तरीके का फंडिंग उठाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करवाता है। स्टार्टअप के पास में बहुत कम ही रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि अभी नया नया स्टार्ट हो रहा है ना, बिज़नेस स्टार्टअप है, तो इनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, सीमित रिसोर्स होते हैं, इसीलिए उनको स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीज़न लेने पड़ते हैं। कि एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, फंडिंग इनके मतलब सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो पहला फंडिंग सोर्स है बूट स्ट्रैपिंग। यहाँ पे नए नए वर्ड्स हो गए, तो पहला नया वर्ड यहाँ पर आता है बूट स्ट्रैपिंग का मतलब है कि यहाँ पर अपने पैसे से स्टार्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए हैं, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो अपना पैसा यूज़ करके, पैसे अगर स्टार्ट कर रहे हैं, बिज़नेस अपना स्टार्टअप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बूट स्ट्रैपिंग। फिर दूसरा क्या है, एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, या इंडिविजुअल्स होते हैं जो अर्ली स्टेज फंडिंग देते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं, या हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, बहुत सारे पैसे होते हैं, जो स्टार्टअप बिज़नेस को पैसे देते हैं उनके शुरुआत के टाइम पे, यानी कि अर्ली स्टेज में फंडिंग देते हैं। फिर वेंचर कैपिटल क्या है, वेंचर कैपिटल का मतलब होता है बिग फंड्स जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। वेंचर कैपिटल का मतलब होता है जब बहुत बड़ा फंड एक साथ जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टार्टअप यानी कि मतलब कि एक ऐसा स्टार्टअप जिसके ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं, रिस्क फैक्टर कम है, तो वहाँ पर हम लोग वेंचर कैपिटल का यूज़ करते हैं, यानी कि लार्ज अमाउंट में पैसे डालते हैं उस स्टार्टअप के अंदर में। फिर क्राउड फंडिंग का मतलब क्या है, क्राउड फंडिंग में रहता है कि पब्लिक से स्मॉल अमाउंट कलेक्ट करना। यानी कि बहुत सारी पब्लिक है, तो ढेर सारी पब्लिक से स्मॉल अमाउंट, थोड़ा अमाउंट कलेक्ट करके रखना अपने बिज़नेस को, अपने स्टार्टअप को चलाने के लिए। तो यह फंडिंग सोर्स होता है स्टार्टअप फाइनेंस का। स्टार्टअप फाइनेंस फिर से याद कर लो क्या था, कि यहाँ पर फंडिंग करना होता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक स्टडी हो गया। इनके पास कम रिसोर्स होते हैं, इसीलिए उनको स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीज़न लेना होता है। इनके फंडिंग का सोर्स क्या क्या है, हम लोग बूट स्ट्रैप, खुद से पैसे लगाना स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग एंजल इन्वेस्टर, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल से पैसे मंगवाते हैं। फिर हमारे पास वेंचर कैपिटल आ गया, यानी कि बिग फंड इन्वेस्टमेंट कराना होता है। फिर क्राउड फंडिंग, यानी कि पब्लिक से पैसे निकालने होते हैं, छोटे अमाउंट। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग बजटिंग करते हैं। बजटिंग का मतलब होता है कि जितने भी एक्सपेक्टेड एक स्टेटमेंट होता है, कितना हमारा एक्सपेंस हुआ, कितना हमारा रेवेन्यू हुआ, तो उसका एक एस्टीमेट हमको बना करके रखना पड़ता है बजट के लिए। तो बजटिंग भी करना होता है हमको। फिर कैश फ्लो मैनेजमेंट करना होता है। बर्न रेट, यानी कि कितना कैश हम लोग हर महीने स्पेंड हो रहा है, यानी कि कितना कैश हमारी जेब से जा रहा है, कितना स्पेंड हम लोग कर दे रहे हैं, उसको हम लोग कैश बर्न बोलते हैं, यानी कि कैश जा रहा है, उन सबको ट्रैक करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना। फाइनेंशियल प्लानिंग में बजटिंग करते हैं, कैश फ्लो का मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि कंपनी के पास में जितने भी कैश फ्लो आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने जहाँ जहाँ कर रखा होगा उससे जितने भी कैश फ्लो आ रहे हैं, तो उनका मैनेजमेंट हो गया। बर्न रेट को मैनेज करना, यानी कि जितने भी कैश हमारे पास से स्पेंड हो रहे हैं उन सबको भी मैनेज करके रखना। तो यह हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्टअप में। वैल्यूएशन फॉर स्टार्टअप, तो स्टार्टअप का वैल्यूएशन करने के लिए, जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने कंपनी का वैल्यूएशन कर रखा था, अभी स्टार्टअप का वैल्यूएशन के लिए हम लोग DCF मॉडल, यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल यूज़ करते हैं।
या फिर कंपेरेबल कंपनी का एनालिसिस करके वैल्यू निकालते हैं, यानी कि जितनी भी सिमिलर कंपनीज़ होती हैं स्टार्टअप की, उनके साथ में कंपैरिजन करके कंपनी का वैल्यू निकालना पड़ता है। फिर चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस होता है? देखो, स्टार्टअप नया बिज़नेस होता है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। क्या हमारा बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये डाउटफुल में रहता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है, तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट में ज़्यादा होता है स्टार्टअप में। अनसर्टेनिटीज़ कैश फ्लो, अभी कैश फ्लो आएगा कि नहीं आएगा, अभी पैसे स्टार्टअप में लगा दिए हैं तो वहाँ से पैसे जनरेट होंगे कि नहीं जनरेट होंगे, बहुत सारा अनसर्टेनिटी बना रहता है। ठीक, इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन को बैलेंस करना ही ये भी चैलेंजेस बहुत बड़ा होता है कि इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन रहता है कि स्टार्टअप में पैसे लगाए हैं तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, अभी रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इन सब को बैलेंस करके रखना भी पड़ता है। ठीक है, तो चैलेंजेस हो गए, वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, फंडिंग सोर्स में बूट स्ट्रैपिंग हो गया, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल और क्राउड फंडिंग। ठीक, अभी फाइनेंशियल डिसीज़न का बात करते हैं। फाइनेंशियल डिसीज़न में क्या रहता है कि या वो डिसीज़न होते हैं जो कि कंपनी के फाइनेंशियल के हेल्थ और ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल डिसीज़न। फाइनेंशियल डिसीज़न क्या है? या वो डिसीज़न होते हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीज़न, पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना है, जैसे नए प्रोजेक्ट में, नए इक्विपमेंट में, प्लांट में, मशीनरी में हमको पैसे लगाने होते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमको इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेना होता है। फिर फाइनेंशियल डिसीज़न क्या है? पैसे कहाँ से लाएंगे, डेथ से लाएंगे या फिर इक्विटी लेकर के आएंगे, खुद का पैसा यूज़ करेंगे या फिर लोन लेकर के पैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको फाइनेंशियल डिसीज़न लेना होता है। फिर डिविडेंड डिसीज़न लेना होता है। डिविडेंड डिसीज़न के अंदर क्या रहता है कि शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट देना है, कितना री इन्वेस्टमेंट करना है, तो इससे रिलेटेड हमको डिविडेंड डिसीज़न लेना होता है। फिर चौथा है लिक्विडिटी डिसीज़न। लिक्विडिटी डिसीज़न में क्या है? शॉर्ट टर्म कैश नीड्स को कैसे मैनेज करना है, हमको शॉर्ट टर्म की कैश नीड्स को कैसे हम लोग मैनेज करके रखेंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमको लिक्विडिटी डिसीज़न लेने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी को डिसाइड करना होता है कि नई फैक्ट्री के लिए, एक कंपनी को डिसाइड करना है कि नई फैक्ट्री के लिए बैंक लोन लें या फिर शेयर इशू करें, या फाइनेंशियल डिसीज़न है। यानी कि नए कंपनी को डिसाइड करना है कि एक नया फैक्ट्री हम लोग बना रहे हैं, नया फैक्ट्री बना रहे हैं, तो इसके लिए हम लोन ले करके फैक्ट्री बनाएं या फिर खुद के पैसा लगाएं फैक्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या है? फाइनेंशियल डिसीज़न है। अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? टीवीएम क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी यह एक कॉन्सेप्ट है, कहलाता है कि आज का पैसा फ्यूचर के पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि इंटरेस्ट अर्निंग पोटेंशियल, आज का पैसा इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट हम लोग कमा सकते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो फ्यूचर में मनी की वैल्यू होगी, जो आज के टर्म में वैल्यू होगी, इन दोनों के टर्म के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, तो उन्हें टीवीएम को मैनेज करने का टाइम वैल्यू ऑफ मनी वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। इंटरेस्ट, इसका रीज़न क्या क्या है? इंटरेस्ट अर्निंग पोटेंशियल, अगर आज का पैसा इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट हम लोग कमा ले रहे हैं तो यह रीज़न बन जाता है। इन्फ्लेशन के कारण में वैल्यू चेंज हो जाती है मनी की, तो फ्यूचर में पैसे की परचेजिंग पावर कम हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर पैसे की परचेजिंग पावर कम हो सकती है तो इन्फ्लेशन आज बढ़ जाएगा। रिस्क फैक्टर, अगर फ्यूचर का पैसा अनसर्टेन होता है तो रिस्क आता है टीवीएम में। तो 3 फैक्टर को ध्यान रखना। पहला फैक्टर होता है हमारा इंटरेस्ट अर्निंग पोटेंशियल, दूसरा क्या है? इन्फ्लेशन, फिर रिस्क होता है। की फॉर्मूलेस क्या क्या है फ्यूचर वैल्यू को निकालने के लिए? या v = प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n। फ्यूचर वैल्यू = प्रेजेंट वैल्यू इंटू ब्रैकेट में 1 + r⁴n। n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। pv = प्रेजेंट वैल्यू, r = इंटरेस्ट रेट, n = नंबर ऑफ पीरियड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज
हम लोगों ने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रखा हुआ है 10% इन्वेस्टमेंट के लिए 2 साल के लिए, तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा? 1000 इंटू 1 प्लस 10/100 यानी कि 0.1 टू दी होल पावर 2 यानी कि 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड। तो ये हमारा कितना जाएगा? 1210 रुपये। यानी कि फ्यूचर में आज 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 साल बाद हमको 1210 रुपये मिलेगा। ठीक है, अभी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर टू दी होल पावर n। ठीक, यहाँ पर ये याद रखना, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि जो फ्यूचर में जो वैल्यू निकल के आई है 1210, वो आज के टर्म में कितना वैल्यू है उसको। आज के टर्म में जैसे 1000 रुपये वैल्यू आएगा तो ये कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा हमको? फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर टू दी होल पावर n। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 साल बाद 1210 रुपये चाहिए और इंटरेस्ट रेट 10% है तो प्रेजेंट वैल्यू 1210 अपॉन 1 प्लस 0.10 टू दी होल पावर 2, 1000 रुपये आ जाएगा हमारा। एन्युटी क्या है? एन्युटी में का मतलब होता है एक रेगुलर पेमेंट के लिए ही होता है। एन्युटी का बस इतना रखना, एक रेगुलर पेमेंट के लिए एन्युटी यूज़ होता है। जैसे EMI हो गया हमारा, एक इंस्टॉलमेंट मंथली जैसे हम लोग पे करते हैं तो कॉन्टीन्यूसली, तो क्या है एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या है कि एक रेगुलर पेमेंट होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे निकलती है? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के लिए हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू कैश फ्लो ब्रैकेट में, होल बड़े वाले ब्रैकेट में 1 माइनस फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस आर टू दी होल पावर माइनस n अपॉन r करेंगे तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हर साल 1000 रुपये मिलता है 3 साल तक तो इंटरेस्ट रेट 5%, तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक, एप्लीकेशन क्या क्या होता है? TVM का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, लोन के कैलकुलेशन के लिए। जब भी EMI का कैलकुलेशन करना होता है हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज़ करते हैं। इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हम लोग TVM का यूज़ करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन के लिए, लोन कैलकुलेशन के लिए। ठीक, तो यह हो गया TVM का। ठीक, TVM पढ़ लिया, फिर फाइनेंसिंग डिसीजन, तीनों डिसीजन पढ़ रखा। फिर हम लोगों ने स्टार्टअप फाइनेंस के बारे में पढ़ा। स्टार्टअप फाइनेंस यानी कि जो भी नया बिज़नेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं, रिसोर्स कम है इनके पास में, और फिर फाइनेंसिंग डिसीजन को मैनेज कैसे करना है, तो यही सब है स्टार्टअप फाइनेंस। फिर इनके फ़ंड के सोर्सेस कौन थे, जैसे बूट स्ट्रैप के बारे में पढ़ा, एंजल इन्वेस्टर पढ़ा, वेंचर कैपिटल पढ़ा, क्राउड फंडिंग पढ़ा, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग, वैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं स्टार्टअप का, और चैलेंजेस जैसे हाई रिस्क आ गया, अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर हम लोगों ने 6 तरीके पढ़े कि 6 मॉडल पढ़े कि कैसे हम लोग कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पढ़ा हम लोगों ने। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में हम लोग कैसे हम लोग इकोनॉमिक प्रॉफिट को जनरेट कर रहे हैं आफ्टर कवरिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी या एडवांस वर्जन था कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, यानी कि CAPM मॉडल का एडवांस वर्जन था, जहां पर हम लोग मल्टीपल फैक्टर्स यूज़ कर रहे थे, मल्टीपल फैक्टर्स यूज़ कर रखे थे रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए। फिर CAPM मॉडल आ गया था, इसका फॉर्मूला याद रखना, रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा ब्रैकेट में मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट, तो कल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हो गया। फिर आगे कैश फ्लो बेस्ड मॉडल यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, DCF मॉडल होता है। यह मॉडल कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं? जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है हमको, कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके निकालना पड़ता है इसका। अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल क्या है? कंपनी के फ्यूचर अर्निंग्स और प्रॉफिट के बेसिस पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी कंपनी का जितना भी फ्यूचर अर्निंग्स है प्रॉफिट के बेसिस पे वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। फिर एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल यानी कि जितनी भी टोटल एसेट है टोटल लायबिलिटीज़ माइनस करना पड़ता है इधर। फिर एजेंसी प्रॉब्लम का बोले, एजेंसी प्रॉब्लम में जब मैनेजर शेयर होल्डर का इंटरेस्ट के नाम फॉलो करके खुद का इंटरेस्ट फॉलो करने लगता है तो वहाँ पे एजेंसी प्रॉब्लम आता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने IMC पढ़े थे, इंसेंटिव देना चाहिए हमको, मॉनिटरिंग करना पड़ता है मैनेजर लोगों को,
कॉन्ट्रैक्ट पहले से बना लो कि हाँ तुम्हें ये इतना इतना ड्यूटी परफॉर्म करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, इतने टाइम तक परफॉर्म करना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बना लो। तो यह सल्यूशन बन सकता है एजेंसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए। फिर कॉरपोरेट गवर्नेंस के बात की है, जहाँ पे हम लोग ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स की बात कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स का बात कर रहे थे। ट्रांसपेरेंसी में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए मैनेजमेंट और बोर्ड, फिर फेयरनेस के बारे में सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाते हैं। फिर हमारा आ गया इधर कॉरपोरेट फाइनेंस, यानी कि कंपनी के पैसे को मैनेज करना, उनकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना ताकि लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिले। तो यह है पूरा यूनिट नंबर 1 ओके ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थैंक यू, आई होप यू आर लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।